Welcome to my channel iFly. This is our next video in the series of online video session. और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हीट के ऊपर इससे पहले वीडियो आ चुका है, आपने देखा होगा. उसके बाद अब हम इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू द हीट चैप्टर वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसको आज हम क्लियरली डिस्कस करेंगे. और फिर उसमें जो बोर्ड आपका आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकली उसे भी कवर करेंगे. सो द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न. तो आप इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ में. सो व्हाट इज दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इस डेफिनेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से डेफिनेशन को समझ लेते हैं. Specific heat capacity is the amount of heat energy. Amount of heat energy मतलब जो हमारे पास heat energy होती है उसे हम डिनोट करते हैं Q से. So this Q is the amount of heat energy required to rise the temperature of a body 1 degree centigrade if the mass is 1 kilogram. आपको समझ में आ रहा है? आपके पास एक बॉडी है, this is whose mass is 1 किलोग्राम. ओके, आपने एक बॉडी लिया, उसका मास 1 किलोग्राम रखा और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है हमको? 1 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब इनिशियली किसी टेम्परेचर पे होगा, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 डिग्री, 25 टू 26. 1 डिग्री अगर आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और अगर उसका मास 1 किलोग्राम है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप उसे देंगे वो क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी. और उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से. कैपिटल सी इज द नोटेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट ऐसा यूनिट क्या रहेगी? सो Q is equals to mc डेल्टा T. ये क्या है? ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है जिससे आप क्या पता करेंगे कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको आपने कितनी हीट देनी है, अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे. अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करना है तो उस बॉडी से कितनी हीट रिजेक्ट करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T. व्हाट इज C? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं. क्लियर? ओके. सो बाय दिस फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q बाय m डेल्टा T एंड द यूनिट कम्स K बाय किलो जूल डिग्री सेंटीग्रेड. Q के लिए J जूल, डेल्टा T के लिए डिग्री सेंटीग्रेड, मास के लिए किलोग्राम और द अदर इज जूल पर किलोग्राम केल्विन. दोनों यूनिट आप यूज कर सकते हैं और दोनों एसआई यूनिट है. किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. सो दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. डेफिनेशन से अगर हम समझेंगे तो इतना हमने समझा. अब हम जो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, क्यों लेके आए हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, क्या इसका एक्चुअल रीजन है उसे समझ लेते हैं. तो हमने क्या देखा है कि वी हैव डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसमें हम क्या करते हैं, हम एक बॉडी को ले लेते हैं और उस बॉडी का नाम हमने रख दिया A. एक दूसरी बॉडी हमने ले ली, उसका नाम हमने रख दिया B. क्लियर? दोनों का मास 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम. एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया वाटर और हमने ले लिया आयरन. क्लियर है? वाटर और आयरन. आयरन इज द सॉलिड फॉर्म, इन दैट टाइप सॉलिड फॉर्म, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म. उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. दोनों का मास 1 किलोग्राम. अब हमने क्या किया, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी कुछ ले लेते हैं. This is 25 डिग्री सेंटीग्रेड, this is at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. दोनों का इनिशियल टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया. अब क्या होगा, हम ये आपसे पूछ रहे हैं, we want to rise the temperature 1 डिग्री of both the bodies. हम इसको भी 25 से कहां पहुंचाना चाहते हैं, 26 डिग्री सेंटीग्रेड.
क्लियर? 25 से 26 है और इसको भी 25 से 26। तो एक सिंपल सा छोटी सी एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई बॉडी हमारे पास में है और उस बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आप 26 करना चाहते हैं, 27 करना चाहते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, क्या करेंगे? यू हैव टू ऐड द हीट, यू हैव टू गिव द हीट टू दैट बॉडी। मतलब ये वाली बॉडी को हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कहीं से हीट को गेन करना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, पहली चीज। या ऐसे बोलूं कि अगर आप किसी बॉडी को हीट एनर्जी दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो हीट, और वो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है? दूसरी बात समझो, अगर हमारे पास बॉडी है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप उस बॉडी के अंदर से हीट को रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट यहां पे हम दे रहे थे, ये वाली बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, नाम लिख देते हैं x और ये y। x जो हमारे पास है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। क्लियर? तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज क्लियर? और अगर आप उस बॉडी से हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम होगा। ये आप बात याद रखो। किसी का भी टेम्परेचर अगर आपको कम करना है, क्लियर है? वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आपको आइस बनाना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे? हीट ऐड करेंगे वाटर के अंदर या वाटर से हीट रिजेक्ट करेंगे? वाटर से हीट को रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज वी वांट द टेम्परेचर, मींस वी वांट टू डिक्रीज द टेम्परेचर। ओके, सो वो तो हमने बात समझ ली कि हीट अगर दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। ओके, इन दोनों केस में समझो, ए में और बी में, दोनों में हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री। ए क्या है? वाटर, बी क्या है? आयरन। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हमको पता है कि हीट ऐड करना पड़ेगा, हीट ऐड करेंगे उसके अंदर बाय एनी मीन, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडिएशन, ये ट्रांसफर करने का तरीका। ओके, तो हीट हम इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? इस बॉडी से एक बॉडी में ट्रांसफर होगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, वो अलग चैप्टर है, वो अलग टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ हीट। किसी भी तरीके से हम उसे हीट दे रहे हैं। इस वाली बॉडी में जो हमारे पास ए है, जो वाटर है, उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा और बी को भी कुछ अमाउंट हीट देना पड़ेगा। और जब हम प्रैक्टिकली ये काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बॉडी ए है उसको हमको लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। 1 मिनट, सॉरी, जो हमारे पास वाटर है उसको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, मोर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ता है एज कंपेयर टू आयरन। दोबारा समझो कि आयरन 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। कितनी करता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सिमिलरली देखो, दोनों का मास सेम है। दोबारा से उस कॉन्सेप्ट पे आओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, क्योंकि अगर ये हमको समझ में नहीं आया तो जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से बोर्ड पूछता है हर साल, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बिल्कुल डिटेल में, प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस के साथ में, फील जिसको बोलते हैं, वो जरूरी है आना। अगर वो आएगा तभी आप इंटरेस्ट ले पाएंगे, तभी आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारे पास वाटर है उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री। कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री। मास कितना है? 1 किलोग्राम। और सेम टाइम पे आयरन मास 1 किलोग्राम, टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री। और उसको क्या करना पड़ेगा? एज कंपेयर टू ए, एज कंपेयर टू ए लेस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा। वैल्यू क्या होती है? जब हमने इसको लेबोरेटरी में किया कि भाई हमने वाटर लिया 1 किलोग्राम और टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने ये देखा कि वो जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो होती है अप्रॉक्स 4200 जूल।
4200 जूल। कब होता है ऐसा? जब हमारे पास मास कितना होता है 1 किलोग्राम और टेम्परेचर कितना बढ़ाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही तो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 4200 जूल क्या है? हीट है, अमाउंट ऑफ हीट है। व्हाट इज 4200 जूल हीट? व्हाट इज 4200 जूल फॉर वाटर? सो 4200 जूल इज अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो ए ने एब्सॉर्ब किया है और अपने टेम्परेचर को कितना बढ़ाया है 1 डिग्री। मास कितना था 1 किलोग्राम। इस वाले केस के अंदर उस हीट एनर्जी का नाम हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? 4200 जूल। मतलब ये हुआ कि 4200 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब अगर होगी तो जो वाटर का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज हो जाएगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर दिस आयरन। आयरन के केस में क्या होगा? तो आयरन के केस में आप देखो 1 किलोग्राम मास है, यहां भी 1 किलोग्राम मास था, टेम्परेचर भी हम 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो हीट एब्सॉर्ब करेगा दैट इज अप्रॉक्स 480 जूल। दिस इज 4200 जूल एंड दिस इज 480 जूल। मतलब ये बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेगा एज कंपेयर टू वाटर। आप देखो तो ये अप्रॉक्स 10 टाइम्स ज्यादा, वाटर 10 टाइम्स ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर रहा है उसी काम को करने के लिए। किस काम को करने के लिए? अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वाटर 4200 जूल को एब्सॉर्ब कर रहा है और आयरन 480 जूल एब्सॉर्ब कर रहा है अपने 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग सब्सटेंसेस की चेक की और इससे हमने एक टेबल बना लिया। उससे हमें क्या पता चल गया? उससे हमें ये पता चल गया कि ये वाला एक मटेरियल है, सपोज दिस इज, मैं बोलूंगा इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डस्टर की ज्यादा है। किससे? मार्कर से। क्या मतलब हुआ? डस्टर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्कर। तो हमको ये समझ में आएगा कि अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। पर किस काम के लिए? अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। अगर इसका मास 1 किलोग्राम है और मार्कर मास 1 किलोग्राम, डिग्री कितना बढ़ाएगा 1, बट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी लेस एज कंपेयर टू डस्टर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हमको ये पता चल गया कि कौन सी बॉडी कितने अमाउंट ऑफ हीट को लेके अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाएगा। और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली लैंग्वेज में समझते हैं। आपको समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। चलिए हम एक बात और बोलते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा वाटर है और जो आयरन है दोनों को हमने सनलाइट में रख दिया। वाटर को भी सनलाइट में रख दिया, आयरन को भी सनलाइट में रख दिया। अब हम देखते हैं कि विद इन अ 5 मिनट आयरन को टच करते हैं जाके तो आयरन हमको हॉटनेस देता है। हॉटनेस फील होता है जब हम आयरन को टच करते हैं। सेम टाइम पे उतने ही टाइम के अंदर वाटर को टच करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा लगता है कि वाटर में अभी कोई भी चेंज नहीं आया, जैसे हमने रखा था वैसा ही रखा है, लेकिन दोनों ने अमाउंट ऑफ हीट इक्वल जो सन से आ रही है वो एब्जॉर्ब की है। कुछ आपको समझ में आ रहा है? लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज मच लेस देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। दिस इज 4200 जूल एंड 480 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी 4200 जूल वाटर एब्सॉर्ब करेगा तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। और ये कितनी एब्सॉर्ब करेगा? सॉरी इट इज 0 में से 480 जूल, ओनली 480 जूल को एब्सॉर्ब करेगा और अपने टेम्परेचर को राइज करेगा 1 डिग्री। हम क्या बोलेंगे कि आयरन जल्दी गर्म होता है और वाटर देर में गर्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का निकल के आएगा वो ये कि अलग अलग मटेरियल्स में हमको पता चल जाएगा कौन कितनी जल्दी गर्म होता है और कौन कितनी जल्दी ठंडा होता है। ठंडा होना भी, जो कोल्डनेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा
कि एक बॉडी है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मैं आगे नहीं चल रहा हूं, उसी को बार बार बता रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल। इसका क्या मतलब है? 1 मिनट, जूल नहीं होता है, ये होता है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम स्पेसिफिक कंडीशन में इसको चेक करते हैं। कंडीशन क्या? कि यूनिट मास होगा और जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा? यूनिट। तब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी उसका नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए, तो ये हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है, ठीक है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी है? 4200 जूल, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको चाहिए, तब ये अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएगा। सेम टाइम पे हम ये बोलें कि इसको अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है, मतलब समझो कि पहले 25 था और हम जा रहे हैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। थोड़ा सा ध्यान से इस मेरी बात को सुनो। 1 किलोग्राम वाटर, आज हम सिर्फ इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, क्योंकि हीट चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ भी पढ़ाई हम कर रहे हैं ना वो हमें समझ में जरूर आए, तभी उसका बेनिफिट है, ठीक है ना। ओके, सो वाटर इज 1 किलोग्राम, टेम्परेचर बढ़ाया 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26, तो बताइए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा? 4200 जूल, और इसका क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सेम टाइम पे मैं आपसे ये बोलूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड हमको करना है क्या? वाटर का टेम्परेचर। तो क्या करें? तो याद रखो, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे हैं, अब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो बताइए हीट एब्जॉर्ब करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? अब हम इसके अंदर से हीट को रिजेक्ट करेंगे। तो याद रखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ा था? 4200 जूल। तो 1 डिग्री कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ गई है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की जो होती है वो उसका अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है, जिसको हम यूनिट मास का मतलब 1 किलोग्राम, और यूनिट टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री के लिए चेक करते हैं और उसको एक नोटिफिकेशन देके नोट कर लेते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो कुछ हमने बात कर लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। चलिए अब 2 क्वेश्चन फटाफट से जो बोर्ड में आ चुके हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। पहले फर्स्ट इज एक्सप्लेन why water is used in hot water bottles for fermentation and also as a universal coolant। ओके, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वाटर है, वाटर को हम फर्मेंटेशन के लिए क्यों यूज करते हैं, पहली चीज, और उसको हमने यूनिवर्सल कूलेंट क्यों माना है। आपने देखा है कि जब भी हम किसी को हीट प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकली अप्रोच में, तो हम वाटर बॉटल्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को गर्म करते हैं, उसको एक बॉटल के अंदर भर के, और फिर उससे जिस बॉडी को भी जरूरत होती है हीट एनर्जी की, जैसे कभी हमारे चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हमको वहां पे सेकाई करते हैं, थोड़ी हीट देते हैं। उस हीट देने का मीडियम हम क्या रखते हैं? हम वाटर को लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, और उसके बाद में बॉटल्स में फिल करके, बैग्स में फिल, जो हमारे पास वाटर बॉटल्स भी होती है, वाटर बैग्स भी होते हैं, उनके अंदर वाटर को फिल करके और फिर वहां पे हम फर्मेंटेट करते हैं। तो वाटर को ही क्यों लेते हैं और कुछ हम क्यों नहीं ले सकते? क्या जरूरी है कि वाटर से ही हमने करना है? और आपने एक चीज देखा होगा कि जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, उसमें जो कार है, ट्रैक्टर है, बसेस है, उसमें आगे की तरफ जो आगे का हिस्सा होता है वहां पे एक सिस्टम लगा रहता है जिसे हम बोलते हैं रेडिएटर। इंजन की तरफ, आगे की तरफ, जो इंजन की हीट को रिजेक्ट करता है बाहर की तरफ।
तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि वाटर को सर्कुलेट करते हैं। उस रेडिएटर के अंदर हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं। तो उस वाटर को ही क्यों यूज करते हैं हम? जब भी हमें कहीं पे देखो, यहाँ पे हमने किसी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है, हमने फर्मेंटेशन की बात की, तो भी हम वाटर को यूज करते हैं। दूसरे केस में जब हम कूल करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस को, तो वहां भी, जैसे हम रेडिएटर की बात कर रहे हैं, तो वहां भी हम वाटर को यूज करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ओके। जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें हम वाटर को फिल करते हैं। हम बोलते हैं इंजन गर्म हो गया, थोड़ा पानी डालो उसमें। तो इंजन में पानी नहीं डालते, वो रेडिएटर एक बॉक्स होता है आगे की तरफ, उसमें फैन लगा रहता है, वहां पे हम उसको वाटर फिल करते हैं और फिर जो हीट एनर्जी होती है वो हम उससे रिजेक्ट करते हैं। क्लियर? तो वाटर ही क्यों यूज किया जाता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, वाटर क्यों यूज करते हैं? हम किसी भी जगह पे, देखो एग्जांपल के लिए समझो, सपोज दिस इज अ बॉडी पार्ट। ये आपका एक बॉडी पार्ट है, फोर आर्म हो गया, कुछ भी बॉडी पार्ट है, और यहां पर आप चाहते हैं हीट एनर्जी। आप चाहते हैं थोड़ा सा, आपको इंजरी हुआ है और यहां पर आप हीट देना चाहते हैं। तो हीट देने के लिए हम वाटर बॉटल्स का, वाटर बैग्स का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वो आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है ना? चलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। तो हमने क्या किया, इस बॉडी का टेम्परेचर सपोज अभी हम रख रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमने वार्म वाटर फिल किया है वाटर बैग में, उसका हमने टेम्परेचर रख दिया सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज मान रहे हैं बस ऐसे। और उस बैग को लाके हमने क्या किया, इस पे ऐसे रख दिया। दिस इज बैग। जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज बॉडी पार्ट, उसका टेम्परेचर कुछ है यहां पे, और उसके बाद इसके ऊपर हमने क्या किया, इस तरीके से बैग को रख दिया, और हम हीट को अब फील कर रहे हैं और हमारी बॉडी में हीट का सेंसेशन हो रहा है। ओके, क्या होगा, हम यहां पर हीट चाहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यहां पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस बैग के अंदर से हीट आपके बॉडी के अंदर जाएगा और आपको रिलीफ होगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, हम वाटर ही क्यों यूज करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साथ में एक दूसरी चीज भी कोई ले लेते हैं, आप तभी बेहतर समझ पाएंगे। दिस इज योर बॉडी पार्ट, और यहां पर हमने ले लिया आयरन। कोई और भी आप सब्सटेंस ले सकते हैं, आयरन ले लिया हमने, वो भी कितने पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4200 जूल किलोग्राम पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 480 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो अब आप देखो, जब बैग का टेम्परेचर, बैग के अंदर से हीट निकल रही है, ध्यान से मेरी बात को समझो, ये बैग जो है इसमें से हीट निकल रही है और आपके बॉडी पार्ट्स में जा रही है। यहां से बैग से हीट एनर्जी निकल रही है और बॉडी पार्ट में जा रही है। इट मींस द बॉडी इज एब्जॉर्बिंग द हीट एंड द बैग इज रिजेक्टिंग द हीट। तो जो रिजेक्ट कर रहा है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, और जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर भी वही होगा, आयरन इज गिविंग द हीट, बॉडी इज एब्जॉर्बिंग द हीट, बट व्हाट इज द चेंज, जब बैग से हीट एनर्जी निकलेगी तो उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। मींस हमने बोला 50 से हो गया 49 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आपका बैग गया, तो उसने आपके हैंड को, बॉडी पार्ट को कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया, 4200 जूल। और आयरन जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो उसने आपके हाथ को कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया, 480 जूल। क्लियर है? आप बताइए, आप आयरन से अपने हाथ को फर्मेंटेट करेंगे या वाटर बैग से? आपको क्या चाहिए, ज्यादा हीट एनर्जी, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर। आपको बात समझ में आ रही है? इतनी ही हीट एनर्जी अगर आप ये चाहते हैं कि
कि आयरन प्रोवाइड करे, तो आयरन कर सकता है, लेकिन आयरन का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, अप्रॉक्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर 4200 जूल आयरन आपको देगा, तब तक आयरन बहुत ठंडा हो जाएगा और आपको फिर उसे गर्म करके लाना पड़ेगा आयरन को। और बैग जो आप वाटर यूज कर रहे हैं, वाटर जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तब तक वो आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे देगा, दिस इज इनटू 10। क्लियर? अप्रॉक्स इतनी हीट एनर्जी आपको वाटर प्रोवाइड करेगा। तो बिकॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज सो हाई, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वाटर फॉर फर्मेंटेशन। और सिमिलरली रेडिएटर वाले केस में क्या होता है, ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यह है कि 1 डिग्री बढ़ाने पे, अगर आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। रेडिएटर वाले केस में क्या होता है, जो कार में हम रेडिएटर यूज करते हैं उसको भी जरा समझ लेते हैं एक बार। कार रेडिएटर जो यूज होता है उसमें हम पानी डालते हैं, तो वाटर क्यों यूज करते हैं वो हम बता रहे हैं। तो ये आपका रेडिएटर है, ठीक है ना, आपने इसमें वाटर फिल कर दिया और इसके अंदर क्या है, हीट एनर्जी जो कहां से आ रही है, इंजन से आ रही है, और ये रेडिएटर बहुत गर्म है। अब आप इसको ठंडा करना चाहते हैं, तो आपने वाटर ही क्यों फिल किया, ये क्वेश्चन है। हम कैरोसिन ऑयल भी फिल कर सकते हैं, चलिए कैरोसिन ऑयल भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और भी बहुत सारे हमारे पास लिक्विड हैं उन्हें फिल कर सकते हैं, वाटर को क्यों किया। तो याद रखो कैरोसिन का भी जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो अप्रॉक्स 2100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो अगर हमने वाटर को फिल किया और वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल हमने रखा है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, चेंज होते रहेगा एटमॉस्फेयर के साथ में। और जो इंजन से हीट आ रही है उसका टेम्परेचर अभी 50 ले लेते हैं, सपोज 50, ठीक है ना। अब इसको ये 50 है, इंजन से जो हीट आ रही है उसका टेम्परेचर 50 है, जो वाटर आपने रेडिएटर में डाला है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या होगा, इससे पहले वाले केस में जब हमने हाथ के ऊपर वाटर बैग रखा था तो वाटर बैग से हीट एनर्जी रिजेक्ट हो रही थी और हैंड एब्जॉर्ब कर रहा था। क्लियर है, वाटर बैग से रिजेक्ट हो रही थी, वाटर ठंडा हो रहा था धीरे धीरे। क्लियर है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो इंजन है उसकी हीट एनर्जी जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है और वाटर को हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है। क्यों, हम इंजन को गर्म नहीं करना चाहते, हम इंजन को ठंडा करना चाहते हैं, तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है वो हमने फिल किया है। अब क्या होगा, जो हीट इंजन से आ रही है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएटर के अंदर जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा जो इंजन से आ रही है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर कम है तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है, और उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में क्या हुआ कि हमारे पास जो वाटर है उसने जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है दैट इज 4200 जूल, 4200 जूल while rising the temperature 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री बढ़ाएगा 27 पे हो जाएगा, तो फिर इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर इतनी ही एनर्जी 4200 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कहां से, रेडिएटर से, जो रेडिएटर के अंदर हीट है, और धीरे धीरे रेडिएटर का टेम्परेचर कैसा होगा, कम होते जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर ही क्यों, कैरोसिन को नहीं यूज कर सकते, कोई और लिक्विड नहीं यूज कर सकते, तो मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। आपका मन है तो आप कैरोसिन यूज करो, कैरोसिन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कैरोसिन को यूज करोगे तो अगर उसका टेम्परेचर, हमने यहाँ पे सपोज कैरोसिन यूज कर रहे हैं हम रेडिएटर के अंदर सपोज, या कोई और लिक्विड यूज कर रहे हैं, वाटर नहीं कर रहे हैं, अभी मैं कैरोसिन का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझ रहे हैं इसलिए ये एग्जांपल ले रहे हैं, और कोई बात नहीं है।
इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर 25 से 26 बढ़ेगा तो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? 2100। और वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा था तो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी? 4200। अब आप बताइए रेडिएटर जल्दी कब ठंडा होगा, कैरोसिन के केस में या फिर वाटर के केस में? ज्यादा हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जल्दी हमारा रेडिएटर कब ठंडा होगा? वाटर डालने पे। और दूसरी चीज कि 4200 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर का टेम्परेचर 25 से 35 नहीं बढ़ जाएगा, सिर्फ 1 डिग्री बढ़ेगा इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके। और इस वाले केस में इससे आधी ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तो अगर आप कैरोसिन यूज करेंगे तो हमारे पास जो कैरोसिन है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और आपसे उतनी ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा रेडिएटर से जितनी आपका वाटर कर सकता था। सो ड्यू टू दिस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से हम वाटर को यूज करते हैं कूलेंट के केस में भी और फर्मेंटेशन में भी। तो आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी एक फटाफट से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज 3.8। हमने एक बॉडी ए ली है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3.4 जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और एक है बी हमारे पास में, द बॉडी बी हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.4 जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और दोनों ही जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बोर्ड में आ चुके हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो भी बोर्ड में आया हुआ है, ये वाला वही बोर्ड में आया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आपसे पूछ रहा है विच ऑफ टू इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपसे पूछ रहा है कौन सा गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फिजिक्स के अंदर है वो ये है कि ये आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, रट के नहीं दे सकते। कोई डेफिनेशन नहीं पूछी, उसमें क्या किया, सिंपल आपको दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी, कोई नाम भी नहीं बताया, बोला एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है। एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3.4 जूल पर किलोग्राम केल्विन और एक की 0.4 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है ना, मतलब तो समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम मास की बॉडी ए है, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? 3.4 जूल। ओके, और एक बी है वो 0.4 जूल एब्जॉर्ब करता है और अपना टेम्परेचर कितना बढ़ा लेता है? 1 केल्विन, मास वही 1 किलोग्राम। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है विच इज गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होता है? कोई भी गुड कब होता है भाई? काम सही से करेगा तो गुड, काम सही से नहीं करेगा तो बैड। कंडक्टर का मतलब क्या? कंडक्टिव मींस जो भी चीज उसके पास आएगी उसे वो कंडक्ट करेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब क्या? ये हमारे पास मार्कर है, इसको हमने हीट एनर्जी दी, जितनी ज्यादा ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, क्या यही बात है? ये एब्जॉर्ब करेगा वही, तब ये हमारा, इसे क्या बोलेंगे? दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखते हैं किसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया। इसने 3.4 जूल किलोग्राम एब्जॉर्ब किया और अपने टेम्परेचर को बढ़ाया 1 केल्विन। इसने 0.4 जूल में अपने टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा लिया, तो ज्यादा किसने एब्जॉर्ब किया? इसने। तो गुड कंडक्टर कौन हुआ? ए इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ज्यादा किसने एब्जॉर्ब किया? 3.4 जूल इसने एब्जॉर्ब किया, 0.4 इसने एब्जॉर्ब किया, तो ज्यादा जिसने कंडक्ट किया वो गुड है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? देखो, ए हमारे पास एक बॉडी है और बी हमारे पास एक बॉडी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपने इसको हीट देना शुरू किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे देते देते आप गए और 3.4 जूल हीट एनर्जी दी और टेम्परेचर 1 डिग्री 1 केल्विन बढ़ गया। क्लियर है? इस केस में देखो 0.1 दी, 0.1 जूल, 0.2 जूल, 0.3 जूल, 0.4 जूल पर ही उसने अपना टेम्परेचर क्या कर लिया? 1 केल्विन। तो इस वाले केस में जो हमारे पास हीट एनर्जी दी गई है, कुछ लॉस हुआ है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं?
कंडक्टर विच इज गुड कंडक्टर, मतलब इफिशियंट कौन है कंडक्टिंग में हीट एनर्जी के, जो हीट एनर्जी उसके पास आ रही है। हीट का मतलब क्या है, हीट एनर्जी मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर है ना। हीट एनर्जी आपके पास आ रही है, वो सारी की सारी एनर्जी अगर बेनिफिशियल होगी, इफेक्टिव होगी, इफिशियंट होगी, तो क्या काम करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी, तब हम बोलेंगे गुड कंडक्टर, क्लियर ना। तो यहां पर क्या है, ए वाले केस में जो हमारे पास हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, और तब उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो रहा है एज कंपेयर टू बी से कंपेयर करोगे तो इसने अपना टेम्परेचर, क्यों ऐसा है, बिकॉज ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल है, इसमें केमिकल कंपोजिशन अलग है, इसमें केमिकल कंपोजिशन अलग है, उनके अंदर का स्ट्रक्चर अलग है, तो इस वजह से हमको ये देखने को मिला कि ये जल्दी टेम्परेचर को इसने बढ़ाया, मतलब अपनी हीट को लॉस नहीं होने दिया, सारी की सारी हीट को कंडक्ट किया टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, दैट्स व्हाई बी इज गुड कंडक्टर। और ए कैसा है, एज कंपेयर टू बी दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्यों, इसने 0.4, 0.5, उसके बाद में 1, 1.2, 1.9, उसके बाद 2, 2.5, उसके बाद 3 पे भी जाके उसने अपने टेम्परेचर को नहीं 1 केल्विन बढ़ाया। हम कैसे पता करते हैं कि हीट किसी के अंदर जा रही है और वो एब्जॉर्ब कर रहा है और वो कंडक्टर है, कंडक्टर होगा तो टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर कंडक्टर नहीं है तो उतनी हीट एनर्जी लॉस में जाएगी, देर में गर्म होगा। तो कंडक्टर का मतलब ये है कि कौन जल्दी गर्म हो रहा है वो गुड कंडक्टर है, जो जल्दी गर्म नहीं हो रहा वो गुड कंडक्टर नहीं है। हीट का, किसका कंडक्टर, हीट का, हम हीट की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखना कौन ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, नहीं, कौन जल्दी हॉट हो रहा है, किसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ रहा है, जिसका जल्दी बढ़ रहा है टेम्परेचर, उसकी जो हीट एनर्जी है वो बोली जाएगी गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें लॉसेस कम है, वो अपने हीट एनर्जी जो उसके पास आ रही है उसको लॉस नहीं कर रहा है, जल्दी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। और जो दूसरा है वो जल्दी इंक्रीज नहीं कर पा रहा, वहां पर कुछ लॉस है उस हीट एनर्जी का, क्लियर। So this is all about the specific heat capacity. Hopefully आपको बेहतर समझ में आया होगा। This is about specific heat capacity। 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं बोर्ड के। तो फिजिक्स से जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, पिछले चैप्टर भी जो कवर किए हैं, आप जरूर उनसे प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। बोर्ड के क्वेश्चन जो बुक्स में आपको मिलते हैं उन्हें कवर करते रहिए। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डू द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग टू दिस हीट चैप्टर। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।